अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफ्दर हयात की एक और नाकाबिले फरामोश तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। वो गर्मियों के दिन थे और सुबह का वक्त था। मैं कलफ लगी वर्दी में मलबूस तेज़ चलता हुआ थाने में दाखिल हुआ। वहाँ दर्जन भर अफराद मेरा इंतज़ार कर रहे थे। इनमें शबीना ड्यूटी के दौरान गिरफ्तार होने वाले अफराद भी थे और साइलिन भी। मैं जल्दी जल्दी मामलात निपटाने लगा। साइलिन में एक अधेड़ उम्र औरत भी थी। उसने साफ़ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और मुतवस्सित तबके की फ़र्द मालूम होती थी। उसके साथ उसका नौजवान बेटा भी था। उसने अपना नाम जरीना और अपने बेटे का नाम तनवीर अब्बास बताया। उसका शौहर, जिसका नाम गुलाम अब्बास था, गुज़िश्ता रात से लापता था और उसे डर था कि उसके साथ कोई हादसा न पेश आ जाए। तुमने अपने शौहर को आखिरी बार कब देखा था? मैंने पूछा। और वो किस काम के लिए घर से निकला था? कल रात खाना खाने के बाद वो टहलने के लिए बाहर निकला था, उसने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि उसके बाद वो वापस नहीं आया। क्या मतलब? क्या वो तुम्हें खबर हुए बगैर वापस आ सकता था? आजकल गर्मियों की वजह से वो छत पर सोता है। हम लोग सहन में सोते हैं। रात को उसके जाने के बाद मैंने छोटे मोटे काम निपटाए और अपने बिस्तर पर लेट गई। बाहर का दरवाज़ा मैंने खुला छोड़ दिया था। सुबह जब मैंने छत पर जाकर देखा तो बिस्तर खाली पड़ा था। आपस में कोई नाराज़गी तो नहीं थी? नाराज़गी तो कोई नहीं थी। अगर नाराज़गी हो भी तो वो घर छोड़कर कभी नहीं जाता। तो फिर वो वापस क्यों नहीं आया? तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं है? इस किस्म की दुश्मनी तो किसी से नहीं है। इस किस्म से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरा मतलब है कि हमारा कोई आदमी कभी गुम नहीं हुआ, उसने जवाब दिया। हम लोग ज़बानी कलामी दुश्मनी से कभी आगे नहीं बढ़े। क्या तुमने अपने मिलने जुलने वालों और रिश्तेदारों के घरों से मालूम कर लिया है? जी हाँ, सब जगह मालूम करने के बाद ही आपके पास आए हैं। अल्लाह खैर करे, कोई ऐसी वैसी बात न हो गई हो। मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी और सरीना बेगम को फौरी कार्रवाई का यकीन दिलाकर रुखसत कर दिया। 2 घंटे के बाद हेड क्लर्क के कमरे से झगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मैं सूरत हाल मालूम करने का इरादा कर ही रहा था कि हेड क्लर्क 3 आदमियों के हमरा मेरे कमरे में दाखिल हुआ। एक आदमी मैली सी सूती वास्केट और धोती में मलबूस था। वास्केट के नीचे कमीज नहीं थी। सांवले रंग का वो मिस्कीन सा आदमी पैरों से नंगा था। दीगर 2 आदमियों ने उसे दाएं बाएं से पकड़ रखा था और वो एहतिजाज करते हुए खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जिन 2 अफराद ने उसे पकड़ रखा था उनमें से एक अधेड़ उम्र और दूसरा नौजवान था। उनके लिबास और रख रखाव से अंदाज़ा होता था कि वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। बाद में पता चला कि वो बाप बेटा थे और जिस शख्स को उन्होंने पकड़ रखा था वो गोरकन था। इसको बंद करें जी, नौजवान ने कहा। इसने हमारे दादाजी की लाश गायब कर दी है। इसके बाजू छोड़ दो और आराम से सारी बात बताओ। ये झूठ है सरकार, गोरकन ने आजिज़ाना अंदाज में हाथ जोड़कर कहा। इनका मुर्दा खुद ही गायब हुआ है। हम जद्दी पुश्ती इस कब्रिस्तान में काम कर रहे हैं। हमने 90 साल का गला सड़ा मुर्दा रखकर क्या करना था जी? ओए मुंह संभाल के बात कर, अधेड़ शख्स ने कहा। मेरे बाप का अदब से नाम ले। अगर दोबारा गला सड़ा मुर्दा कहा तो जबड़ा हलक में उतार दूंगा। थानेदार साहब, इन्होंने मुझे बहुत मारा है जी, गोरकन ने फरियाद की। इनके खिलाफ रपट लिखें जी। ओए चुप कर खोते देखो, अधेड़ उम्र शख्स ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया। मार लो बच्चू, चंगी तरह मार लो, गोरकन ने रोने वाली आवाज़ में कहा। तुम्हारे मुर्दे तो मैंने ही ज़मीन में गाड़ने हैं ना। कस्सी मार के पसलियाँ न तोड़ी तो मेरा नाम भी खुशी मोहम्मद नहीं। तुम लोग खामोश हो जाओ, मैंने तहकमाना लहजे में कहा। आपस में बात नहीं करो। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अधेड़ उम्र शख्स से पूछा। मेरा नाम सादिक अली है, उसने जवाब दिया, और ये मेरा बेटा अकरम है। कल मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। उनका नाम सखावत अली था। हमने कल ही उन्हें दफन कर दिया। इस बदबख्त ने रात को उनकी लाश गायब कर दी। खुशी मोहम्मद गोरकन ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, मगर मैंने उसे चुप करा दिया और सादिक अली से पूछा, इसने लाश क्यों गायब कर दी है? क्या ये लाशों का कारोबार करता है? यह तो इसी को मालूम होगा।
इसको ज़रा फेंटी शेंटी लगाएं, खुद ही सब कुछ उगल देगा। तुमको क्यों ना फेंटी शेंटी लगाऊं? मैंने गुस्से से कहा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि लाश इसने गायब की है? इसने खुद हमें बताया है। मेरे इस्तफसार पर खुशी मोहम्मद ने बताया कि वो कब्रिस्तान से मुल्हिक एक छोटे से मकान में रहता है। गुज़िश्ता रात तकरीबन 1:30-2 बजे कोई आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल गई। उसने बाहर निकलकर इधर उधर नज़र दौड़ाई और 2-3 बार आवाज़ भी लगाई, मगर आसपास कोई बंदा परिंदा नज़र नहीं आया। वो अंदर जाकर बिस्तर पर लेट गया और थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। आधे या पौने घंटे के बाद उसने दोबारा खटके की आवाज़ सुनी और फिर उठ बैठा। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हर सू गहरी तारीकी थी। जो आवाज़ उसने सुनी थी वो कब्रिस्तान की तरफ से आई थी। वो पौधों के दरमियान में से होता हुआ आगे बढ़ा और तारीक कब्रिस्तान में नज़र दौड़ाई। अचानक उसने एक मुर्दे को कब्र से निकलते देखा। उसने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। बकौले उसके वो मुर्दा सर से पैर तक सफ़ेद कपड़े में या बाल्फाज दीगर कफन में लिपटा हुआ था। वो एक कब्र से निकलकर एक तरफ चल दिया। खुशी मोहम्मद ने कहा कि अगरचे उसका सारी ज़िंदगी मुर्दों से वास्ता रहा था, लेकिन उस चलते फिरते मुर्दे को देखकर उसके औसान ख़ता हो गए। वो अपनी जगह पर साकित हो गया। मुर्दा दरख्तों के झुंड में गायब हो गया तो वो हिम्मत करके वापस मुड़ा और घर जाकर बिस्तर पर लेट गया। उसने इस पुरस्कार वाक़ये को कुदरत के राज़ों में से एक राज समझा और सोने की कोशिश करने लगा। ये बात उसके ज़हन में नहीं आई कि इस कब्र पर जाकर देखे जिसमें से मुर्दा निकलता हुआ दिखाई दिया था। अगली सुबह 10 बजे के करीब इत्तेफाकन उसकी सखावत अली की कब्र पर नज़र पड़ी। कब्र खुली पड़ी थी। तब उसे ख्याल आया कि रात को उसने जिस कब्र से मुर्दा निकलते देखा था वो यही कब्र थी। सीधा सादिक अली के पास पहुंचा और उसे बताया कि उसके बाप की कब्र में से लाश गायब हो चुकी है। सादिक अली ने शोर मचा दिया और उसी को पकड़कर थाने ले आया। खुशी मोहम्मद की पूरी बात सुनने के बाद मैंने सादिक अली से पूछा, तुम्हें इसकी बात पर शक क्यों है? क्या ये मुर्दों का कारोबार करता है? थानेदार साहब, आप खुद सोचें, भला ये भी कोई अकल में आने वाली बात है कि लाश कब्र से निकल कर चली गई। उसके नौजवान बेटे अकरम ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा, अगर इसकी बात मान भी ली जाए तो दादाजी को सीधे घर आना चाहिए था। हेड क्लर्क ने कहा, मालूम होता है कि इन लोगों ने अपने दादा को जिंदा ही ज़मीन में गाड़ दिया था। जिस शख्स के साथ ऐसा सलूक किया गया हो वो कैसे घर वापस आ सकता है? मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि वो कब्र से निकला कैसे। मैंने सादिक अली से पूछा, क्या तुमने खुद जाकर अपने बाप की कब्र का मुआयना किया था? नहीं जी। इसकी बात सुनकर मेरा तो दिमागी ठिकाने नहीं रहा। तुम लोग बाहर बैठो, मैंने कहा, मैं फारिग होकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। 15-20 मिनट के बाद मैं उठने की तैयारी कर रहा था कि एक और शख्स मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने तिनकों की बनी हुई टोपी पहन रखी थी और उम्र उसकी 50 साल के लगभग मालूम होती थी। मुझे याद आया कि वो किसी गवाही के सिलसिले में पहले भी थाने आ चुका था। उसने सलाम करने के बाद कहा, मलिक साहब, मुझे जाना तो किसी आमिल कामिल के पास चाहिए था, मगर मैं आपके पास आ गया हूँ। जनाब, मसला ये है कि हमारी एक कोठरी पर जिन्नात ने कब्जा कर लिया है। ये कोठरी मवेशियों के बाड़े के कोने पर वाक़ है। कुछ दिन पहले हमारी एक भैंस मर गई। हमने कोई ख्याल न किया। फिर 3 मुर्गियाँ गायब हो गईं। हमने कोई ख्याल नहीं किया, लेकिन जब दूसरी भैंस ने रात के वक्त आसमान की तरफ मुँह करके डकराना शुरू किया तो हमें फ़िक्र लाहक हुई। हम समझ गए कि आसमानी बला ने हमारे बाड़े का रास्ता देख लिया है। हमने मौलवी साहब से बात की। उन्होंने इशा की नमाज के बाद बाड़े में अमल करना शुरू किया। 3 रातें खैरियत से गुजर गईं। चौथी रात आसमान से पत्थर बरसने लगे। 2 पत्थर मौलवी साहब के सर पर लगे। अगर उनके सर पर पगड़ी ना होती तो उनका काम हो गया था। वो अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर भागे। सुबह उन्होंने मुझसे कहा, वली मोहम्मद, तुम्हारी कोठरी पर किसी बहुत ही खबीस जिन ने कब्जा कर लिया है। इससे टक्कर लेना बहुत मुश्किल है। तुम अपने मवेशी यहाँ से हटा लो। जनाब, मैंने मौलवी साहब के मशवरे पर अमल किया और मवेशी दूसरी जगह बांधने शुरू कर दिए। कल रात बाड़े की तरफ से नलका चलने की आवाज़ आई। उस वक्त रात के 2 या 3 बजे होंगे। मेरी बीवी ने डरते डरते दीवार के ऊपर से बाड़े की तरफ देखा तो जनाब उसने अजीब नज़ारा देखा। नलका चल रहा था, पानी भी गिर रहा था, मगर चलाने वाला कोई नहीं था। मेरी बीवी के मुंह से चीख निकल गई और वो
बेहोश होते होते बची। अगर मैं इसे संभाला न देता तो वो ख़त्म हो जाती। मैंने कहा, हो सकता है कि अंधेरे की वजह से उसे नल का चलाने वाला नजर न आया हो। जनाब, मेरी घरवाली ने कभी झूठ नहीं बोला। तुमने खुद क्यों नहीं देखा? मैंने पूछा। वो झिझकते हुए बोला, मेरा दिल बड़ा कमज़ोर है जी। हकीम जी ने मुझे ऐसी चीज़ों से दूर रहने का मशवरा दिया है, इसलिए ज़रा एहतियात ही करता हूँ। ये कैसे पता चला कि नल का चलाने वाला कोई जिन था? जनाब, मैं सबूत अपने साथ लेकर आया हूँ। उसने जेब में हाथ डाला और पीले रुमाल में लिपटी हुई कोई चीज़ मेरी तरफ बढ़ाई। ये देखें। सो मैंने 4 आदमी साथ लिए और कोठी में जाकर देखा। नल का कोठी के बिल्कुल साथ है। यही कोई 4 कदम का फासला होगा। वहाँ से ये 2 चीज़ें हमारे हाथ लगीं। मैंने पीला रुमाल खोला तो अंदर से चांदी की एक अंगूठी और रुई की एक मुअत्तर फुरेरी बरामद हुई। यह अंगूठी तो खुरे पर पड़ी थी, उसने मज़ीद कहा, और ये फुरेरी कोठी के दरवाजे के बीच से मिली है। और तुम्हारा ख्याल ये है कि ये दोनों चीज़ें उस खबीस जिन की मिल्कियत हैं जिसने तुम्हारे बाड़े पर कब्जा कर रखा है? और किसकी हो सकती हैं जी? उसने कहा, मैंने सुना है कि चांदी और खुशबू जिन्नात की पसंदीदा चीज़ें हैं। तुमने अपना नाम नहीं बताया। वली मोहम्मद। देखो मियाँ वली मोहम्मद, ये जो हमारा कानून ताज़ीरात है, मेरी मालूमात के मुताबिक ये जिन्नात पर लागू नहीं होता, इसलिए बेहतर यही है कि हमारा वक्त ज़ाया न करें। मलिक साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने खुद अपने कानों से नलके की आवाज़ सुनी थी। नल का चलाना कोई जुर्म नहीं है, मैंने उठते हुए कहा, और मैं इस किस्म के जिन्नात को नहीं मानता जो पुरस्कार ताकतों के मालिक समझे जाते हैं। अब मकान ही बेचना पड़ेगा, उसने मायूसी से कहा। मेरी घरवाली कई बार कह चुकी है कि ये सारी खराबी कब्रिस्तान की वजह से है। कब्रिस्तान के पास घर होगा तो यही होगा। कब्रिस्तान के नाम पर मैं चौंका। मैंने उसका पता नोट कर लिया और कहा कि वो घर जाकर मेरा इंतज़ार करे। पुराने वक्तों के उस कब्रिस्तान में झाड़ियाँ और दरख्त कसरत से उगे हुए थे। कब्रों में कोई तरतीब नहीं थी और बेशतर कब्रें बारिशों की वजह से बैठ गई थीं। खुशी मोहम्मद एक कब्र के सामने जा ठहरा और बोला, जनाब, ये है इनके दादा की कब्र। कब्र खुदी हुई थी और खाली थी। मैंने देखा कि लहद के नीचे की ज़मीन भी खुदी हुई थी। मैंने सादिक अली से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे वालिद को इसी कब्र में दफन किया गया था? उसने कब्र के सिराने की तरफ इशारा किया। यहाँ एक छोटी सी तख्ती गड़ी हुई थी। इस पर मुतवफ़ी का नाम और तारीख़ वफ़ात वगैरह लिखी थी। ये तख्ती मैंने अपने हाथ से यहाँ गाड़ी थी। गौरकन ने तस्दीक करते हुए कहा, कब्र तो यही है जी। मैंने गौरकन से कहा, और तुम्हारा कहना यह है कि इस कब्र से तुमने मुर्दे को निकल कर जाते देखा था? अल्लाह ही बेहतर जाने कि वो क्या चीज़ थी। मुर्दा था, कोई फरिश्ता था या कोई इंसान। वो जो कोई भी था सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। अल्लाह गवाह है, मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूँ, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने उसे इसी कब्र से निकलते देखा था। वो सामने मेरा मकान है। उसने एक नीम पुख्ता मकान की तरफ इशारा किया जो कब्रिस्तान की करीबी दीवार के साथ बना हुआ था। दीवार महज 3 फीट ऊंची थी और उसे एक बच्चा भी फलांग सकता था। मकान के करीब अंदर दाखिल होने का रास्ता भी नज़र आ रहा था। उसे रास्ता ही कहा जा सकता था क्योंकि उसमें कोई दरवाज़ा या फाटक नहीं था। दूसरी बार आँख खुलने के बाद मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और चंद कदम अंदर पहुंचकर रुक गया। खुशी मोहम्मद बात जारी रखते हुए बोला, आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ से इस कब्र तक ज़्यादा फासला नहीं है। उस वक्त अच्छा खासा अंधेरा था, लेकिन फिर भी मुझे कफन में लिपटा हुआ मुर्दा नजर आ गया। वो इस कब्र से निकला और उस तरफ चला गया। मेरी जगह कोई और होता तो उसका दम ही निकल जाता। जिस तरफ उसने इशारा किया था उस तरफ कब्रिस्तान से परे मकान नज़र आ रहे थे। मैं दोबारा कब्र का जायज़ा लेने लगा। कब्र को बाकायदा खोदा गया था, सारी मिट्टी बाहर पड़ी थी। बिलफर्ज अगर कोई जिंदा इंसान कब्र में दफन हो जाता तो वो बाहर नहीं निकल सकता था। ताहम अगर वो अपनी रूहानी और जिस्मानी क़ुव्वतों को बरूए काल लाते हुए बाहर निकल भी जाता तो उसे सारी मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं थी। मलिक साहब, ये झूठ बोलता है, सादिक अली ने कहा। सोचने की बात है, कभी मुर्दे भी कब्रों से निकले हैं और बात सिर्फ लाश की नहीं है। क्या मतलब? मैंने पूछा। दूसरी बातों को छोड़ें अब्बा जी, अकरम ने जल्दी से कहा। कब्रों की रखवाली करना इसकी जिम्मेदारी है। अगर दादाजी की लाश ना मिली तो हम इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे।
مجھے محسوس ہوا کہ بیچ میں کوئی گڑبڑ ضرور تھی، کوئی خفیہ راز تھا جسے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ راز یا تو قبر سے تعلق رکھتا تھا یا اس لاش سے۔ میں نے کہا کہ خوشی محمد، یہ تو کسی تگڑے آدمی کا کام معلوم ہوتا ہے، لحد بھی کھدی ہوئی ہے، مردے میں اتنی جان کہاں سے آ گئی، اور پھر اس کو نیچے کھدائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جناب، یہ بات تو وہی جانے جس نے یہ کام کیا ہے، خوشی محمد نے کہا۔ یا اللہ جانے، میں نے تو جو دیکھا تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے، اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں عاجزی تھی، وہ جھوٹا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ میں صادق علی کو ایک طرف لے گیا اور کہا، صادق علی، اس معاملے میں کوئی گھنڈی ضرور ہے۔ میں اس بات میں تمہارے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ قبر باہر سے کھودی گئی ہے، کسی نے باقاعدہ لاش نکالی ہے، لیکن اس میں خوشی محمد کا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ لاش کے جسم پر کوئی قیمتی چیز تو نہیں تھی، کوئی سونے یا ہیرے کی انگوٹھی وغیرہ؟ بات کرتے وقت میری نظر اس کے چہرے پر تھی، وہاں مجھے ایسے تاثرات نظر آئے جو میرے اندازے کی تصدیق کرتے تھے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے تأمل کرتے ہوئے کہا۔ کوئی شخص ایک انگوٹھی کے لیے پوری لاش غائب نہیں کر سکتا، یہ بات بھی معقول تھی۔ تبھی مجھے وہ چاندی کی انگوٹھی یاد آ گئی جو ولی محمد نامی شخص نے مجھے دکھائی تھی۔ میں نے سوچا، ہو سکتا ہے کہ اس انگوٹھی کا مرنے والے سے کوئی تعلق ہو، اگرچہ وہ اتنی قیمتی انگوٹھی نہیں تھی، لیکن اس کی کوئی عملی اہمیت بھی ہو سکتی تھی، یعنی وہ کسی بزرگ کا تحفہ یا کوئی کرامتی انگوٹھی بھی ہو سکتی تھی۔ لاش کی گمشدگی کی بات بستی میں پھیل چکی تھی اور لوگ قبرستان میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے صادق علی کو ساتھ لیا اور ولی محمد کا پتہ پوچھتے ہوئے اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور جلدی سے شربت بنا کر لے آیا۔ پھر اس نے جنت کی کہانی شروع کر دی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ولی محمد، میں وہ چاندی کی انگوٹھی دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اندر گیا اور پیلے رومال میں لپٹی ہوئی انگوٹھی لے آیا۔ انگوٹھی کے ساتھ خوشبودار پھریری بھی موجود تھی۔ میں نے یہ انگوٹھی مولوی صاحب کو بھی دکھائی ہے، اس نے کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جناتی انگوٹھی ہے، انہوں نے مجھے اس جیسی سونے کی انگوٹھی بنوانے کا حکم دیا ہے۔ یہ انگوٹھی بطور تاوان جنات کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ میں نے وہ چاندی کی انگوٹھی صادق علی اور اس کے بیٹے کو دکھائی اور پوچھا، کیا تم نے یہ انگوٹھی پہلے بھی کبھی دیکھی ہے؟ صادق علی نے انگوٹھی دیکھ کر بھویں سکیڑیں اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پتر اکرم، یہ انگوٹھی تو… ہاں جی، یہ تو چاندی کی انگوٹھی ہے، اکرم نے جلدی سے کہا۔ ہم نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نوجوان اپنے باپ سے زیادہ ہوشیار نظر آتا تھا۔ اس نے دوسری دفعہ باپ کی بات کا رخ بدلا تھا۔ واضح طور پر دونوں نے اس انگوٹھی کو پہچان لیا تھا، لیکن میں نے اس موضوع کو زیادہ نہیں کھینچا اور نہ چھیڑا اور دونوں کو رخصت کر دیا۔ ولی محمد نے کہا، ملک صاحب، آپ وقوعے کا معائنہ بھی کرتے جائیں، ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کوئی اور ثبوت آپ کے ہاتھ لگ جائے۔ چلو، میں نے کہا، وقوعہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ مجھے صحن کی طرف سے باڑے میں لے گیا۔ خاصا کشادہ باڑہ تھا۔ ایک طرف چھپر کے نیچے کھلی بنی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک کچا کوٹھا تھا جس کے قریب ہی ایک نلکا تھا۔ داہنی طرف والی دیوار کے اوپر سے قبرستان نظر آتا تھا۔ درمیان میں ایک کچی سڑک تھی۔ باڑے کے بیرونی دروازے کا ایک پٹ ٹوٹا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ کوئی بھی شخص بآسانی اندر آ سکتا تھا۔ باڑہ سنسان پڑا تھا، ادھر ادھر سوکھا چارہ بکھرا پڑا تھا۔ میں نے نلکا چلا کر دیکھا، وہ ٹھیک کام کرتا تھا۔ کھرے میں لال مٹی نظر آ رہی تھی، وہاں کسی نے کیچڑ آلود ہاتھ یا پیر دھوئے تھے۔ میں نے ولی محمد سے پوچھا، کیا یہاں کسی نے ہاتھ پیر دھوئے تھے؟ جنات نے دھوئے ہوں گے، اس نے جواب دیا۔ جب سے جنات کی مشہوری ہوئی ہے، اس کے بعد سے کوئی بندہ ادھر نہیں آتا۔ میں نے کچے کوٹھے میں نظر ڈالی، اندر سوائے کدال کے کچھ نہیں تھا۔ ولی محمد نے جھجکتے ہوئے اندر نظر ڈالی اور بولا، یہ کدال پتہ نہیں کس کی ہے۔ میں کدال کو اٹھا کر باہر لے آیا اور اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، یہ بھی جنات کی معلوم ہوتی ہے؟ کدال کے پھل پر مٹی لگی ہوئی تھی، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اسے حال ہی میں استعمال کیا گیا تھا۔ واضح طور پر سخاوت علی کی قبر اسی کدال سے کھودی گئی تھی۔ میں ٹوٹے ہوئے دروازے کے قریب گیا اور وہاں سے قبرستان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ خوشی محمد گورکر نے قبر سے نکلنے والے شخص کا جو رخ بتایا تھا، وہ باڑے کی عمومی سمت میں تھا۔ میرے ذہن میں صورتحال کا نقشہ کچھ یوں بنا، سخاوت علی کی قبر کھودنے والا شخص
अपना काम मुकम्मल करने के बाद बाड़े में आया था। उसने कुदाल कोठे के अंदर रख दी थी और नलके पर हाथ पैर धोने लगा था। हाथ धोते वक्त उसने अपनी अंगूठी उतारकर खुरे के किनारे पर रख दी थी और जाते वक्त उसे उठाना भूल गया। खुशबूदार फुरेरी गालिबन उसके कान से गिर गई थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि सखावत अली की लाश कहाँ थी। वली मोहम्मद के बयान से यही अंदाज़ा होता था कि जाते वक्त वो खाली हाथ था। कम से कम उसके पास लाश जैसी भारी चीज़ कोई नहीं थी। कुदाल भी चीज़ थी और बवजह तारीकी नज़र नहीं आई होगी। ये सबूत मिलने के बाद गोरकन की पोजीशन तकरीबन साफ हो गई थी, लेकिन उसने सफ़ेद पोश शख्स को देखकर जो अंदाज़ा लगाया था वो ठीक नहीं था। मैंने वली मोहम्मद को तसल्ली दी और उसे यकीन दिलाया कि उसके बाड़े से जिनका कब्ज़ा नहीं है वो सोने की अंगूठी पर पैसे ज़ाया ना करे। चांदी की अंगूठी और फुरेरी को मैंने रुमाल में लपेटकर जेब में रख लिया था। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि गोरकन हाथ हिलाता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर पाई जाने वाली चमक से मालूम होता था कि उसे कोई नई बात मालूम हुई थी। मैं रुक गया। उसने करीब पहुंचकर कहा, जनाब, मेरा ख्याल है कि लाश का पता चल गया है। अगर आप इजाज़त दें तो हम कब्र खोद कर देख लें। क्या मतलब? कब्र खोद कर देख लें? आप मेरे साथ आएँ, उसने कहा। ये बात मौके पर ही समझ में आएगी। मैं उसके हमरा दोबारा खुदी हुई कब्र पर पहुंच गया। जनाब, मेरा दिमाग ही चकराया हुआ था, वरना ये बात मुझे पहले ही नज़र आ जाती। बात यह है कि मैं कब्र पहले से तैयार रखता हूँ। ये जो कब्र आप देख रहे हैं, दरअसल ये खाली थी। उसने एक नई बनी हुई कब्र की तरफ इशारा किया, लेकिन किसी ने इसे बंद कर दिया है। मेरा ख्याल है कि जिस किसी ने यह हरकत की है उसने बूढ़े की लाश इस कब्र में दफन कर दी है। अगर आप इजाज़त दें तो इसे खोद कर देख लिया जाए। अच्छी तरह सोच लो, मैंने कहा। ऐसा ना हो कि ये किसी और की कब्र हो। मुझे पूरा यकीन है जनाब। इतने में सादिक अली और उसका बेटा अकरम लोगों को हटाते हुए हमारे करीब पहुँचे। उनके चेहरों से फिक्रमंदगी और परागंदगी ज़ाहिर हो रही थी। दोनों गोरकन को घूरने लगे। क्या हुआ? अकरम ने पूछा। सुना है कि दादाजी की लाश का पता चल गया है। गोरकन ने उन्हें नई कब्र के बारे में बताया। उन्होंने कब्र का जायज़ा लिया और आपस में मशवरा करने लगे। ये कब्र तो वाकई खाली थी, सादिक अली ने कहा। ये बात तो मुझे भी याद है। ये तो कोई मौजज़ा ही लगता है। आसपास खड़े हुए कुछ और लोग भी गुफ्तगू में शामिल हो गए और उस वाक़ये को गैब की तरफ मंसूब किया जाने लगा। एक शख्स जो अनपढ़ फाजिल मालूम होता था बोला, ये सब कुदरत का करिश्मा है। सखावत अली बड़ा ज़िक्र फ़िक्र करने वाला बंदा था। ऐसे बंदों का इंतज़ाम अल्लाह खुद करता है। वो जगह इस फ़ानी फिल्ला बंदे के लिए मौजू नहीं थी। अल्लाह ने उसके लिए ये जगह पसंद की है। पास खड़े हुए लोग सुबहान अल्लाह का विर्द करने लगे। हमारी कौम इस किस्म की बातों से फ़ौरन मुतासिर हो जाती है और रफ्ता रफ्ता तरमीमों इजाफे से उसे मौजज़ा बना देती है। जब कोई अजनबी गवाह किसी किस्म की या इस किस्म की करामात का जिक्र करता है तो अक्सर सूरतों में दर हकीकत वो अपनी अहमियत को उजागर कर रहा होता है और अपने ज़ोरे बयान के ज़रिए वो तमाम सुकम दूर कर देता है जिन पर एतराज़ वारिद हो सकता हो। सखावत अली के मामले में भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो सकती थी, लेकिन 2-3 रोज़ के अंदर बाज़ ऐसे हैरत अंगेज़ और इबरत असर हक़ाइक़ मंजर आम पर आए कि सारा मामला ही उलट गया। इस कब्र को अब कोई हाथ न लगाए। मज़कूर अनपढ़ फाजिल शख्स ने बात जारी रखते हुए कहा, सादिक अली, यहाँ संगमरमर का उम्दा सा कतबा लगवा दो और हर जुमेरात को अपने बाप की नज़र न्याज निकाल दिया करो। ऐसे करामती बंदे बहुत कम पैदा होते हैं। एक शख्स बोला, अल्लाह अल्लाह, कैसे कैसे नेक बंदे दुनिया से उठ जाते हैं। वाह वाह और सुभान अल्लाह के शोर में एक शख्स ने कहा, सखावत अली ने एक दफ़ा कहा था कि उसका ख़जाना उसके साथ ही कब्र में जाएगा। शायद वो कब्र ख़जाने के लिए ठीक नहीं थी। ये बात दीगर बातों के शोर में दब गई थी, लेकिन मैंने देखा कि अकरम ने ये बात बड़े गौर से सुनी थी और वह गहरी सोच में डूब गया था और इस बात ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। थानेदार साहब, ये मामला ख़त्म ही समझना चाहिए। अकरम ने मुझसे कहा, हमें अफसोस है कि आपको तकलीफ़ उठाना पड़ी। अगरचे मैं मुतमईन नहीं था
लेकिन मैं वापस आ गया। शाम के वक्त हेड क्लर्क ने मुझे बताया कि जिस शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी वो वापस आ गया है। किस शख्स की बात कर रहे हो? मैंने पूछा। उसका नाम गुलाम अब्बास है, हेड क्लर्क ने कहा। आपको याद होगा सुबह उसकी बीवी रिपोर्ट दर्ज करवाने आई थी। उसका बेटा इतला लेकर आया है, उधर मेरे कमरे में बैठा है, उसको मेरे पास भेजो। वो बाहर गया और एक नौजवान को लेकर वापस आ गया। नौजवान को देखकर मुझे याद आया कि सुबह वो अपनी माँ के साथ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था। उसका नाम तनवीर अब्बास था। तुम्हारा बाप किधर है? मैंने पूछा। जी वो घर पर हैं, उसने जवाब दिया। उन्हें कोई ज़रूरी काम था जिसकी वजह से वो सुबह घर से निकल गए थे। हम ये समझे कि वो रात को घर वापस नहीं आए। इन्हें ये इत्तला देने खुद आना चाहिए था। मैंने कहा। उनसे कहना कि वो खुद आकर अपनी गुमशुदगी का हाल बताएं और आइंदा एहतियात करना, सोच समझकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। हम अब इतने फालतू भी नहीं हैं। उसने अपनी जल्दबाजी पर अफसोस का इजहार किया और सलाम करके रुखसत हो गया। चंद मिनट के बाद एक सिपाही ने मुझे बता दिया कि वो नौजवान सादिक अली का भतीजा था। कौन सा सादिक अली? मैंने पूछा। जनाब वही सादिक अली जिसके बाप की लाश गुम हो गई थी। मैंने चौंक कर पूछा। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं समझा कि आपको ये बात मालूम होगी। इस इंकिशाफ से मेरे जहन में कई सवालात पैदा हुए और इन सवालात के जवाब मालूम करने के लिए गुलाम अब्बास की फैमिली से मिलना ज़रूरी हो गया था। ज़रूरी कार्रवाई से फारिग होते होते रात के 8 बज गए थे। मैं थाने से फारिग होकर पहले घर गया, वहाँ खाना खाया, थोड़ा सा आराम किया और लिबास तब्दील करके गुलाम अब्बास के घर पहुँच गया। दस्तक के जवाब में एक लड़की ने दरवाज़ा खोला और मेरे इस्तफसार पर बोली, अब्बा जी तो घर पर नहीं हैं, कहाँ गए हैं? मैंने पूछा। मैं पूछ कर आती हूँ। वो दरवाज़ा भेड़कर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी माँ दरवाजे पर आई। पहले तो उसने मुझे पहचाना ही नहीं। मैंने अपना तारुफ कराया तो बोली, वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। लड़के ने आपका पैगाम पहुंचा दिया था, मैं उसे सुबह थाने भिजवा दूंगी। क्या वो आज भी सैर करने गया है? उसने तामुल करते हुए कहा। वो किसी काम से लायलपुर गया है, सुबह तक वापस आ जाएगा। मालूम होता है कि उसे अपने बाप की मौत का कोई दुख नहीं है। कल उसका बाप फौत हुआ है और वो सैर करता फिर रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं है जी, जरीना बेगम ने जवाब दिया। अब्बा जी की वफ़ात के सिलसिले में ही गया है। मैंने जेब से चांदी की वो अंगूठी निकाली जो वली मोहम्मद के बाड़े से मिली थी और उसे दिखाकर पूछा, इस अंगूठी को पहचानती हो? वो रात का वक्त था और सहन में लगे हुए बल्ब की मद्धम रोशनी दरवाजे तक पहुंचती थी। जरीना ने अंगूठी हाथ में लेकर देखी तो उसके चेहरे पर उलझन नमूदार हो गई। चांदी की अंगूठी लगती है, उसने अंगूठी वापस करते हुए जवाब दिया। ये किसकी अंगूठी है? जरीना बीबी, ये बात तो मैंने तुमसे पूछी है, क्या तुमने इस अंगूठी को पहचाना नहीं? वो तामुल करते हुए बोली, ऐसी एक अंगूठी मेरे आदमी के पास है, पर पता नहीं। उसने वो अंगूठी पहचान ली थी, लेकिन वो अपनी पहचान का इजहार करने में हिचकिचा रही थी। यही मामला सादिक अली और उसके बेटे के साथ भी था। उन्होंने भी अंगूठी पहचान ली थी लेकिन इकरार नहीं किया था। बीबी, तुम्हारे घर में कोई खुशबू वगैरह तो होगी? खुशबू? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। मेरा मतलब है कोई इतर शितर। मैंने कहा। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब यह है कि अंदर जाकर इतर की शीशी ले आओ। तुम्हारा आदमी तो इतर का बहुत शौकीन है। वो हिचकिचाती हुई अंदर गई और एक छोटी सी इतर की शीशी उठाकर लाई। मैंने उसके हाथ से शीशी लेकर उसे सूंघा, फिर जेब से रुई की फुरेरी निकालकर उसे भी सूंघा। दोनों की खुशबू एक सी थी। गालिबन वो चमेली का इतर था। अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि कब्र खोदने वाला गुलाम अब्बास ही था। ताहम ये बात हिनोस तफ्तीश तलब थी कि उसने ऐसा क्यों किया था। तुम्हें अपने ससुर की कब्र का मामला तो मालूम हो चुका होगा। मैंने कहा। गुज़िश्ता रात किसी ने उसकी कब्र खोद कर लाश दूसरी कब्र में दफना दी है। तुम्हारा देवर इस सिलसिले में थाने आया था, मगर तुम्हारा मियाँ तो नजर ही नहीं आया। हमें इस मामले का कोई इल्म नहीं है जी। यह हरकत सादिक अली ने ही की होगी। हमारा उनसे ज़्यादा मेल जोल नहीं है। लाश गायब होने वाली बात तो सारी बस्ती में मशहूर हो चुकी है। मैंने कहा। लोग कब्रिस्तान के चक्कर लगा रहे हैं। मेरा बेटा तनवीर भी पता करने गया था।
वो कहता है कि कब्र के बारे में गलतफहमी हो गई थी। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि लोगों को वहम हुआ होगा। भला कभी लाश भी गायब हुई है? गुलाम अब्बास लाइटपुर क्या करने गया है? उसने मुझे बताया नहीं। मर्दों के काम मर्द ही जाने। मैं इधर की ये शीशी साथ ले जा रहा हूँ। मैंने कहा, तुम्हारे आदमी के हाथ वापस भिजवा दूंगा। वो जैसे ही वापस आए उसे थाने भेज देना। ठीक है। अभी तक सारा मामला पुलिस के दायरे इख्तियार से बाहर था। आधी रात के वक्त कब्र खोदना, लाश को दूसरी कब्र में दफन करना या किसी वीरान बाड़े के नलके पर हाथ पैर धोना कोई जुर्म नहीं था। लेकिन मेरी छठी इस कह रही थी कि इस मामले की तह में कहीं न कहीं कोई जुर्म छुपा हुआ था। मेरा अंदाज़ा ठीक ही निकला। अलग सुबह कत्ल की एक इतला मिली। एक शख्स कब्रिस्तान में कत्ल हो गया था। मैं घर से तैयार होकर सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां तमाशाइयों का हिजूम था। एक एएसआई ज़ाब्ते की कार्रवाई में मसरूफ था। चंद सिपाही लोगों को पीछे हटा रहे थे। औरतें कब्रिस्तान से बाहर खड़ी थीं और उधर से रोने की आवाज़ें भी आ रही थीं। मकतूल एक ऐसी कब्र पर पड़ा था जो आधी खुदी हुई थी। उसकी टांगें कब्र के अंदर थीं और ऊपर का धड़ बाहर था। उसे किसी तेज धार आले से कत्ल किया गया था। उसका खून कब्र की मिट्टी में जज्ब हो चुका था। एएसआई ने मुझे सलाम किया और मेरे इस्तफसार पर बताया कि मकतूल का नाम गुलाम अब्बास था और जिस कब्र में वो पड़ा था वो उसके बाप की थी। तभी मैंने गौर से कब्र का जायज़ा लिया। ये वही कब्र थी जिसमें मुबैना तौर पर बूढ़े सखावत अली की लाश दफन की गई थी। मेरा ख्याल है कि इस शख्स का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। मैंने मकतूल के बारे में सारे ख्याल किया। कल रात इसने अपने बाप की लाश असल कब्र से निकालकर उस कब्र में दफन की थी। आज ये गालिबन उसे वापस असल कब्र में दफन करना चाहता था। एएसआई ने कहा, इस बात का भी पता नहीं चला कि गुज़िश्ता रात किसने कब्र खोदी थी, लेकिन आपकी दूसरी बात ठीक मालूम होती है। ये शख्स अपने बाप की लाश असल कब्र में ही दफन करना चाहता था और लोगों का भी यही ख्याल है। एएसआई मेरी गुज़िश्ता रोज़ वाली तफ्तीश के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने उससे पूछा, गुलाम अब्बास के कत्ल के बारे में लोगों का क्या ख्याल है? ज़्यादातर लोग इसे कुदरत का इंतकाम करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि गुलाम अब्बास ने कुदरत के काम में दखल देकर खुद ही मौत को आवाज़ दी थी। गुज़िश्ता रोज़ जिस शख्स ने कब्र की तब्दीली को कुदरत का करिश्मा करार दिया था, वो सिपाही से इजाज़त लेकर आगे आया और सलाम करने के बाद बोला, थानेदार साहब, ये बड़े जाहिल लोग हैं। आपको याद होगा कल मैंने सबको समझाया था कि कोई शख्स इस कब्र को हाथ न लगाए। देख लें, जो मैंने कहा था वही हुआ। सखावत अली बड़ा पहुंचा हुआ शख्स था। कुदरत ने उसके बेटे को भी माफ़ नहीं किया। आप मेरी तरफ से ये ऐलान आम कर दें कि जो शख्स इस वलीउल्लाह की कब्र के साथ छेड़छाड़ करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अल्लाह अल्लाह, किसी शान वाला बंदा था। मैंने मकतूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपका मतलब है कि ये छुरी कुदरत ने चलाई है? और क्या जनाब, कुदरत की छुरी बेआवाज़ होती है। मैंने हिजूम की तरफ देखा तो मुझे उस शख्स का चेहरा नजर आया जिसने गुज़िश्ता रोज़ खजाने की बात की थी। वो अधेड़ उम्र का पढ़ा लिखा शख्स मालूम होता था। मैंने उसे इशारे से करीब बुलाया और नाम पूछा। उसने अपना नाम साजिद हुसैन बताया। मैं उसे एक तरफ ले गया। साजिद हुसैन, कल तुमने किसी खजाने का जिक्र किया था। वो थोड़ा सा घबराया, बोला, वो तो सिर्फ सुनी सुनाई बात थी। मैं भी यूं ही पूछ रहा हूँ, पूरी बात क्या है? पूरी बात तो चाचा इमाम बख्श को ही मालूम होगी, उसने जवाब दिया। इसकी और सखावत अली की बड़ी पुरानी दोस्ती थी। मैंने उनसे ये बात सुनी थी। मैंने उससे चाचा इमाम बख्श का पता पूछकर डायरी में नोट करा और उसे फारिग कर दिया। एक तरफ गुलाम अब्बास के रिश्तेदार परेशान खड़े थे। उनमें उसका भाई सादिक अली भी था और बेटा तनवीर भी था। मैंने उनसे सरसरी गुफ्तगू की। वो सब भी कुदरत के इंतकाम की बात कर रहे थे। खासे तोहम परस्त लोग थे। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मौके के गवाहों के बयानात कलमबंद किए और एक एएसआई के हमरा गुलाम अब्बास के घर पहुंच गया। वहां रोना पीटना मचा हुआ था। मैंने गुलाम अब्बास की बेवा सरीना बेगम को अलग बुलाकर कहा, मुझे तुम्हारे शौहर की मौत पर बहुत अफसोस है।
और मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ। अगरचे गम की वजह से तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मगर हमें अपनी कार्रवाई भी मुकम्मल करना है और इस सिलसिले में मैं तुमसे चंद सवालात करना चाहता हूँ। अब सवाल जवाब से क्या फ़ायदा, उसने रूंधी हुई आवाज़ में कहा। जो होना था सो हो चुका। ये तो ठीक है कि हम तुम्हारे शौहर को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन उसके कातिल को कानून के सामने पेश तो कर सकते हैं। हमने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। उस जिसने ये जुल्म किया है उसे अल्लाह पकड़ेगा और इंशाअल्लाह जल्द पकड़ेगा। ज़रीना बीबी, कल जब तुम अपने शौहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी तो तुमने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि तुम लोग ज़बानी कलामी दुश्मनी से कभी आगे नहीं बढ़े, मगर आज बात ज़बानी कलामी दुश्मनी से आगे बढ़ चुकी है। तुम्हारे ख्याल में यह हरकत किसकी है? थानेदार साहब, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। मैं किसी पर शक करके क्यों गुनहगार बनूं? परसों रात तुम्हारा शौहर घर पर नहीं था, मगर तुम लोगों ने गलत बयानी से काम लिया और कहा कि वो सुबह घर से निकल गया था। कल तुमने मुझे बताया कि तुम्हारा शौहर किसी ज़रूरी काम से लायलपुर गया हुआ था, जबकि उस वक्त वो घर में ही था। ये तो आप हम पर शक कर रहे हैं। मेरे पास सबूत मौजूद है कि परसों रात भी तुम्हारा शौहर कब्रिस्तान में था और उसी ने अपने बाप की कब्र खोदी थी। कल भी वो कब्र ही खोद रहा था, लेकिन कातिल ने उसे काम मुकम्मल नहीं करने दिया। क्या तुम्हारा शौहर पागल हो गया था? नहीं जी, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर उसने अपने बाप की कब्र क्यों खोदी थी? क्या उसे अंदर से कोई ख़जाना मिलने की उम्मीद थी? ख़जाने के जिक्र से उसके चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीली आई। बोली, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है। क्या ये सही है कि ग़ुलाम अब्बास कान में इत्र की फुरेरी रखता था? उसने तामुल करते हुए कहा। हाँ, ये सही है। कल सुबह जब वो घर वापस आया तो क्या तुमने उससे पूछा कि उसने रात कहाँ गुजारी थी और रात भर क्या करता रहा था? थानेदार साहब, वो मुझे बाहर की कोई बात नहीं बताता था। मुझे बताकर घर से जाता तो मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने क्यों आती? कल जब मैं थाने से वापस घर पहुंची तो वो अंदर पड़ा सो रहा था। इसके बाद जब वो उठा तो मैंने उससे पूछा कि वो सारी रात कहाँ था, लेकिन उसने मुझे डांट दिया। कल रात घर से निकलते वक्त भी उसने यही कहा था कि वो लायलपुर जा रहा है। अगर मुझे मालूम होता कि वो किसी चक्कर में है तो मैं उसे रोकने की ज़रूर कोशिश करती। तुम्हारे ससुर कहाँ रहते थे? मेरे देवर के घर में रहते थे। मेरे आदमी के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। कदरे तवक्कुफ़ के बाद उसने इजाफा किया। बनती तो खैर किसी के साथ भी नहीं थी, लेकिन सादिक अली ने दौलत के लालच में उन्हें अपने पास रख लिया था। क्या तुम्हारे ससुर के पास बहुत दौलत थी? होगी, हमने तो कभी नहीं देखी। झूठ झूठ क्यों बोलूं? कोई जायदाद भी नहीं थी? जायदाद तो थी, लेकिन उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके सब बेच डाली थी। यानी जो कुछ भी था नकदी वगैरह की सूरत में था। ये बातें तो आप सादिक अली से ही पूछें। लेकिन मैं सादिक अली से पहले इमाम बख्श से मिलना चाहता था। इमाम बख्श की उम्र 80 और 90 वर्ष के आसपास मालूम होती थी। वो अपने घर के कुशादा सहन में इस्तादा पेड़ के नीचे चरपाई पर लेटा हुआ था। हमें देखकर वो उठ बैठा। उसके कंधे कुशादा और कद लंबा था। उसका ढांचा बता रहा था कि जवानी में वो खासा मजबूत शख्स रहा होगा, लेकिन अब वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसने मलमल का कुर्ता पहन रखा था, जिसमें से उसकी पसलियां नुमायां तौर पर नजर आ रही थीं। एक लड़का हमारे बैठने के लिए मूड़े ले आया। उस घर में मुझे गुर्बत के साए नजर आए। ओ काका, थानेदार साहब के लिए कोई लस्सी पानी लेकर आ। बूढ़े इमाम बख्श ने पाटदार आवाज़ में कहा। बैठो सरकार, तुमको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। एक ज़माना था कि वर्दी की झलक देखकर मेरे पैरों को पहिए लग जाते थे। मैं दीवारें और कोटे फलांगता हुआ ये जा वो जा हो जाता था। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा और समझ गया कि वो माजी में क्या था। मैंने कहा, चाचा, वर्दी इतनी खौफनाक चीज़ भी नहीं है। पुत्र थानेदार, वक्त वक्त की बात होती है। उस ज़माने में मुझे वर्दी से ज़्यादा ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं लगती थी। ये तुम्हारे पैदा होने से पहले की बातें हैं। पिछली सदी के किस्से हैं। उस ज़माने की बातें हैं जब एक आने से छोटा गोश्त मिलता था और 10 रुपए में जवान की शादी हो जाती थी। सच कहते हो चाचा, एएसआई ने कहा। वक्त बड़े बड़ों का झंडा डाउन कर देता है। खैर से जवानी में धंधा क्या था तुम्हारा? बूढ़े ने मायना खेज अंदाज में सर हिलाया। बोला, काका,
تو अभी कच्चा अफसर है। थानेदार मेरी बात समझ गया है। कभी मौका मिले तो अपने हेडक्वार्टर की पुरानी फाइलें ज़रूर देखना, उनमें इमाम बख्श गुज्जर और मक्खे डाकू का नाम ज़रूर होगा। एएसआई ने आंखें फैलाकर मेरी तरफ देखा। वैसे सब रोला ही रोला है। इमाम बख्श ने बात जारी रखते हुए कहा, बंदा कुछ भी कर ले, आखिर एक दिन उसकी फूंक निकल ही जानी है। जब मैं जवान था तो बड़ा रौब-दाब था मेरा। शरीफ शुरफा मुझे देखकर कान लपेट लिया करते थे, लेकिन अब मैं हरकत करता हूँ तो सांस खड़खड़ करती है। एक बच्चा भी मुझे धक्का दे दे तो मुझसे उठा ना जाए। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, चाचा, जवानी के किस्से तो कभी ख़त्म नहीं होते। हम तुमसे सखावत अली के बारे में कुछ पूछने आए हैं। सखावत अली यानी सुखे डाकू के बारे में? मैं गुलाम अब्बास और सादिक अली के बाप की बात कर रहा हूँ, जिसका 3 दिन पहले इंतकाल हो गया था। बूढ़े इमाम बख्श ने हंसने की कोशिश की, मगर खांसी रोग बन गई। संभल कर बोला, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। एक ही साथी रह गया था। बड़ा जीदार बंदा था, चीते की तरह तेज और लोमड़ी की तरह मक्कार। सुक्के की मौत के बाद अब मैं भी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा। वो मिलने आ जाता था तो पुरानी बातें करके जी बहल जाता था, मगर अब मेरी बातें कोई सुनने वाला नहीं रहा। मैंने सुना है कि सखावत अली यानी सुक्के के पास कोई खजाना था जिसे वो छुपा कर रखता था। ये बड़ी लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में आना तो सुनाऊंगा। इस वक्त तो तुम जल्दी में मालूम होते हो। आप कहानी सुनाएं, हमें कोई जल्दी नहीं है। बूढ़े इमाम बख्श ने खासी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई, जिसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। 20वीं सदी के अवाइल में सखावत अली और सुक्खे डाकू का काम खासा जोरों पर था। चोरी, डकैती और राहज़नी उसका पेशा था। उसने बड़े बड़े सेठों की तिजोरियां खाली की थीं और बेहिसाब दौलत लूटी थी, लेकिन ये दौलत उसके हाथ में कभी रुकी नहीं थी। जैसे आती थी वैसे ही निकल जाती थी। जब उसकी जवानी ढलने लगी तो उसे घर के आराम की ज़रूरत महसूस होने लगी। उसने इमाम बख्श से इस बात का जिक्र किया। इमाम बख्श ने भी उसकी तायद की। दोनों ने फैसला किया कि 2-4 लंबे हाथ मारने के बाद उन्हें कोई कारोबार शुरू कर देना चाहिए। लेकिन हम अपने इलाके में कारोबार नहीं कर सकते, सुक्के ने ख्याल जाहिर किया। यहाँ पुलिस हमें एक दिन भी चैन से नहीं बैठने देगी। चोरी डकैती की हर वारदात हमारे खाते में डाल देगी। और एक बात इसके अलावा भी है। वो क्या? इमाम बख्श ने पूछा। वो ये कि यहाँ कोई शरीफ आदमी हमें बेटी नहीं देगा। तो क्या तू शादी करना चाहता है? देख इमाम बख्श, शराफत से ज़िंदगी गुजारने के लिए शादी बहुत ज़रूरी है। अगर आदमी अकेला हो तो महल्ले वाले उसे टेढ़ी नज़रों से देखते हैं। देख यार सुखे, मैं ये झंझट नहीं पालना चाहता। मैंने सुना है कि बंदा जब मार खाता है बीवी से खाता है। ओए, फिक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। बहरहाल दोनों ने बड़ी देखभाल के बाद एक इलाका मुंतखब किया और वहाँ जायदाद बनानी शुरू कर दी। जब वो इस इलाके में जाते तो शरीफों वाला हुलिया बना लेते और आंखें नीची रखते। चंद सालों में उन्होंने वहाँ अच्छी खासी जायदाद बना ली और भैंसें पालकर दूध का कारोबार शुरू कर दिया। क्योंकि वो अपने आप को इज्जतदार साबित करना चाहते थे, इसलिए हर शख्स के साथ बड़ी खुश अखलाकी से पेश आए। थोड़े ही अरसे में उनका भैंसों का कारोबार खूब चल निकला और दोनों ने शादियां कर लीं। लेकिन उनकी बदकिस्मती कि उनका एक पुराना साथी जिसका नाम जमाल था, जेल से फरार होकर उनके पास पहुंच गया। कुछ अरसा खैरियत से गुजर गया। एक रात जमाल ने अपने 2 साथियों के हमरा एक करीबी गांव में डकैती की वारदात की। जब वो वारदात को मुकम्मल करके निकल रहे थे तो गांव वालों ने उन पर हल्ला बोल दिया। उन्होंने जमकर मुकाबला किया। जमाल जख्मी हो गया और गांव के 2 आदमी भी मारे गए। जमाल के साथियों ने उसे सखावत अली के पास छोड़ा और अपना हिस्सा लेकर रातों रात वहां से निकल गए। अगली सुबह पुलिस गांव में पहुंची और जमाल के साथ साथ सखावत और इमाम बख्श को भी गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त तक किसी को ये मालूम नहीं था कि सखावत अली और इमाम बख्श पेशावर डकैत थे। इस बात का सबसे ज़्यादा सदमा सखावत अली की बीवी फातिमा को हुआ। उस वक्त वो 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। सखावत अली और इमाम बख्श ने सज़ा से बचने के लिए अपनी सारी जायदाद दांव पर लगा दी, लेकिन चूंकि इनका पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, इसलिए सफाई की मजबूत शहादतों के बावजूद दोनों को 3 साल कैद की सज़ा हो गई। जब वो जेल से बाहर आए तो खाली हाथ थे।
उनकी तमाम जमा पूंजी कानूनी कार्रवाइयों की नज़र हो चुकी थी। इस पर मुस्तज़ाद ये कि दोनों की बीवियां नाराज़ होकर मैके जा चुकी थीं और अब उनके साथ रहने पर तैयार नहीं थीं। ये सूरत हाल देखकर सखावत अली ने इमाम बख्श से कहा, इमाम बख्शा, इस वक्त हमें बीवियों के पीछे पड़ने के बजाय अपने माली हालत की फ़िक्र करनी चाहिए। पल्ले माल हो तो औरत को मनाना आसान होता है। ओए, हड्ड पैर मजबूत हों तो सब कुछ हो जाता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि हमें कोई थोक का कारोबार करना चाहिए। थोक कारोबार? इमाम बख्श ने शक्कामेज़ नज़रों से सखावत अली को घूरा। किस किस्म का थोक कारोबार? हम असर-ए-नौ काम शुरू करेंगे, ये सोच के कि आज हमारे काम का पहला दिन है। और छड़ यार, सारी कीती कराई खूब खाते पै गई। इमाम बख्श ने कहा, मेरा तो दिल चाहता है कि कुचला खा के मर जाऊं। ओए छलिया, मेरी बात समझने की कोशिश कर। सुन, मैं तुझे एक मिसाल बताता हूँ। फीके के पास 1 लाख रुपए थे और शीदे के पास सिर्फ 1000 रुपये थे। फीके के 90,000 चोरी हो गए तो बाकी कितने बचे? बाकी 10,000 बचे। पर बात क्या बनी? अभी मेरी पूरी बात हुई नहीं। शीदे ने 1000 रुपये का कारोबार किया और खा पी के 1000 रुपये नफ़ा कमा लिया। इस तरह इसके पास 2000 हो गए। ज़्यादा किसके पास हुए? मुझे ये बुझारतें अच्छी नहीं लगती। इमाम बख्श ने कहा, सीधी सी बात है, ज़्यादा फीके के पास हुए। लेकिन बात क्या बनी? बात ये बनी कि फीके को दिल का दौरा पड़ गया और शीदा खुशी से नाचने लगा। हालांकि खुश ज़्यादा पैसे वाले को होना चाहिए था। असल में बात है सोच की। अगर बंदे का नुकसान हो जाए तो इसे अपनी सोच को थोड़ा पीछे ले जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि हम नुकसान पर रोने के बजाय ये सोच लेते हैं कि हमारे पास कुछ था ही नहीं। आज हमारे काम का पहला दिन है। अगर सोच सही हो तो बंदा अपने आप को 100 दुखों से बचा सकता है और दूसरों को 100 तरह से बेवकूफ़ बना सकता है। इमाम बख्श ने मुझे बताया कि सुक्के की इस बात से उसके दिल में बड़ी ताकत पैदा हुई। उन्होंने पूरी हिम्मत से काम लिया और चंद सालों में दोबारा जायदाद बना ली। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि क्या काम शुरू किया था। सखावत अली और सुक्के डाकू ने उसे एक और गुर समझाया, इमाम बख्शा, बंदे की इज्जत पैसे से होती है। पैसा थोड़ा हो तो थोड़ी इज्जत होती है, ज़्यादा हो तो ज़्यादा। अगर मेरे पास 1000 रुपये हों तो मैं 10,000 वाली टोर बना सकता हूँ और अगर 10,000 हों तो 1 लाख वाली टोर बना सकता हूँ। जब हम बीवियों को लेने जाएंगे तो ऐसी ही टोर बनाकर जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? समझ तो रहा हूँ, पर ओए, कोई फिक्र फाका ना कर। लोग ये नहीं कहते कि माल दिखाओ, बस बंदे की टोर शोर देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं। दोनों ने इस नुस्खे पर अमल करते हुए अपने लिए उम्दा लिबास सिलवाए, बीवी बच्चों के लिए तोहफे खरीदे और बड़ी आन बान के साथ अपनी ससुराल पहुँचे। इनकी टोर शोर का खातिर खा असर हुआ और ससुराल वाले इनकी बीवियों को रुखसत करने पर राज़ी हो गए। इमाम बख्श ने मुझे बताया कि सुक्के की बीवी फातिमा खुश नहीं थी। घर वालों के दबाव में आकर रुखसत तो हो गई, पर उसने सखावत अली को दिल से कबूल न किया। उसने औलाद के दिल में भी बाप के लिए नफ़रत का बीज बो दिया। यूँ ज़िंदगी गुजरती रही और फासले बढ़ते रहे। उनकी औलादें जवान हो गईं और उनकी शादियां भी हो गईं। सखावत अली और इमाम बख्श बूढ़े हो गए, इनकी बीवियां फौत हो गईं और फिर वो वक्त भी आ गया कि उनकी औलाद भी बुढ़ापे के दौर में दाखिल हो गई। सखावत अली कभी एक बेटे के घर में रहता और कभी दूसरे बेटे के घर में, लेकिन कोई उसकी परवाह नहीं करता था। एक रोज़ वो घर से चला गया और 15-20 रोज़ के बाद वापस आया। घर वालों के इस्तफसार पर उसने बताया कि एक करीबी इलाके में उसकी कुछ जायदाद थी जिसे वो फ़रोख्त कराया है। उसकी जायदाद के बारे में चेमगोइयाँ होती रहती थीं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि जायदाद कहाँ थी और कितनी थी। सखावत अली ने अपने चंद ख़ास दोस्तों को बताया कि उसे जायदाद के फ़रोख्त करने से खासी बड़ी रकम मिली है, लेकिन चूँकि औलाद उसका ख्याल नहीं रखती, इसलिए ये दौलत उसके साथ ही कब्र में जाएगी। ये बात उसके दोनों बेटों को भी मालूम हुई और वो सारी बुराइयां भुलाकर बाप की खिदमत पर कमर बस्ता नजर आने लगे। ये बात बिल्कुल ही बेहकीकत नहीं थी। सखावत अली के बारे में ये भी सुना गया कि उसने जायदाद बेचकर सोना खरीद लिया था। बाज़ लोगों ने हल्फिया दावा किया कि उन्होंने सखावत अली के पास
सोने की मोहरशुदा टिकियाँ देखी थीं। इस किस्म की एक टिकिया अमूमन 10 तोले की होती है। इन अफवाहों की रोशनी में छोटे बेटे सादिक अली ने ज़्यादा चालाकी का मुजाहरा किया और बाप को मुस्तकिल अपने घर में रख लिया। उसने अपने बच्चों को ताकीद कर दी कि वो दादा की खिदमत अच्छी तरह करें और उन्हें किसी शिकायत का मौका न दें। दिलचस्प बात यह थी कि सखावत अली ने औलाद के सामने कभी दौलत का जिक्र नहीं किया था, न कभी ये कहा था कि वो जिससे खुश होगा उसको अपनी दौलत दे देगा। लोगों ने उसे हमेशा यही कहते सुना कि वो अपनी दौलत अपने साथ कब्र में ले जाएगा। इस बयान की रोशनी में कब्र खोदने वाला मुअम्मा हल हो गया। गुलाम अब्बास ने दौलत की तलाश में अपने बाप की कब्र खोदी थी, लेकिन ऐसी सूरत में सवाल ये पैदा होता था कि मरने वाला अपनी दौलत बजाते खुद कब्र में कैसे दफन कर सकता था। मैंने इमाम बख्श से ये बात पूछी तो उसने जवाब दिया, ये सब टोर शोर का चक्कर था। मेरा यार ऐसा ही था। मैंने उसकी दौलत पर कभी यकीन नहीं किया था। हालांकि एक दफ़ा उसने मुझे सोने की टिकिया दिखाई भी थी। इमाम बख्श के साथ और भी बहुत सी बातें हुईं, लेकिन मैं तवालत के ख्याल से उनका जिक्र छोड़ता हूँ। वहाँ से उठकर मैं सादिक अली के घर गया, मगर वहाँ से पता चला कि वो भाई की लाश लेने अस्पताल गया हुआ था। शाम तक गुलाम अब्बास की तहजीज़ व तकफीन मुकम्मल हो गई। अगली सुबह सादिक अली खुद ही थाने हाजिर हुआ और कहा कि वो अपने भाई के कत्ल की रिपोर्ट लिखवाने आया है। अबूरी रिपोर्ट हमने गुज़िश्ता रोज़ ही दर्ज कर ली थी, लेकिन मैंने रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया और कहा, मैंने तो सुना है कि तुम्हारे भाई की मौत में कुदरत का अमल दखल है। उसने गर्दन खुजलाते हुए कहा, लोग तो यही कहते हैं, आगे अल्लाह बेहतर जाने। मैं तो इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि कल आप हमारे घर आए थे। मैं यही पूछना चाहता था कि गुलाम अब्बास की मौत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मैंने कहा, और दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई कब्र क्यों खोद रहा था। क्या कब्र के अंदर कोई ख़जाना दबा हुआ है। वो सोच में पड़ गया। गालिबन इस कश्मकश में मुब्तला हो गया था कि सच बोले या झूठ। बिलाखिर उसने कहा, मलिक साहब, अब्बा जी के ख़जाने के बारे में कई अफवाहें मशहूर थीं। लोग कहते हैं कि उनके पास सोने की ईंटें थीं जो उन्होंने कहीं दबा रखी थीं। हो सकता है कि वो सोना उन्होंने कब्रिस्तान में कहीं दबा रखा हो। मेरा ख्याल है कि भाई गुलाम अब्बास ने उस सोने के लालच में कब्र खोदी थी। अगर हम मान भी लें कि उनके पास सोना था, तो सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने अपनी कब्र में खुद कैसे सोना दबाया था। उनकी वफ़ात के बाद हमें पता चला कि वो अक्सर कब्रिस्तान जाते रहते थे और अपनी कब्र की जगह का इंतखाब भी उन्होंने खुद ही किया था। इस बात का हमें उस वक्त पता चला जब हम उनका जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुँचे। ये बात हमें खुशी मोहम्मद गोरकन ने बताई थी कि अब्बा जी न सिर्फ कब्र की कीमत बल्कि गोरकन की मजदूरी भी अदा कर चुके थे। तो क्या सखावत अली ने अपनी मौत से कब्ल अपना ख़जाना कब्र में दबा दिया था। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, और क्या गोरकन को इस ख़जाने का इल्म था। क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही कब्र तैयार करवा ली थी। मलिक साहब, ये भी बड़ी अजीब बात है। गोरकन ने हमें बताया है कि अब्बा जी ने वफ़ात से सिर्फ 15 दिन पहले कब्र तैयार करवाई थी। खुशी मोहम्मद ने उन्हें बहुत कहा कि ज़रूरत के वक्त कब्र तैयार की जाएगी, मगर वो नहीं माने। शायद उन्हें अपनी मौत का इल्म हो गया था। मैंने उसकी बात पर गिरह लगाई। सुना है कि तुम्हारे अब्बा जी बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग थे। हाँ, बहुत नेक आदमी थे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, हर वक्त कोई ना कोई वजीफ़ा करते रहते थे। आखिरी दिनों में तो कब्र में बैठकर अल्लाह का जिक्र किया करते थे। ये बात भी खुशी मोहम्मद ने बताई है। बात खुलती जा रही थी। कब्र में बैठकर जिक्र भी किया जा सकता था और ख़जाना भी दबाया जा सकता था। मैंने पूछा, ये बात तुम्हें कब मालूम हुई। ये बात भी अब्बा जी की वफ़ात वाले दिन ही मालूम हुई थी। मेरे दिल में खुशी मोहम्मद के बारे में शकूक पैदा हुए। मुमकिन है कि उसे ख़जाने के बारे में इल्म हो गया हो और उसने सखावत अली को किसी दूसरी कब्र में दफना दिया हो। ये बात उसके सिवा कोई नहीं जानता था कि सखावत अली ने अपने लिए कौन सी कब्र मखसूस करवाई थी। सादिक अली, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे अब्बा की तदफीन उस कब्र में हुई थी जो उन्होंने खुद अपने लिए मखसूस की थी। मेरा सवाल सुनकर वो चौंक गया। गालिबन उसके जहन में भी वही बात आई थी जो मेरे जहन में आई थी। जब हम जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुँचे तो वहाँ 2 कब्रें तैयार थीं। खुशी मोहम्मद ने हमें जिस कब्र के बारे में बताया, हमने इसी में जनाजा दफन कर दिया। हो सकता है कि उसने हमारे साथ धोखा किया हो।
आखिरी जुमला उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा। मैंने पूछा, तुम्हें अपने भाई के कत्ल के बारे में किसी पर शक तो नहीं? उसने जवाब दिया कि उसे किसी पर शक नहीं है। दोपहर के बाद मैं एक एएसआई के हमरा खुशी मोहम्मद के घर पहुंचा। अभी हम दूर ही थे कि हमने एक नौजवान को उसके घर से निकलते देखा। वो चंद कदम हमारी सिमत चला, फिर हमें देखकर यूं लगा जैसे उसे कोई बात याद आ गई हो। फिर वापस मुड़ा और तेज कदम उठाता हुआ मकान के अकब में गायब हो गया। ये लड़का थाने भी आया था, एएसआई ने कहा। गालिबन सादिक अली का बेटा है, अकरम इसका नाम है। मेरा ख्याल है कि इसके बाप ने इसे यहाँ भेजा होगा। मैंने कहा, इसका मतलब है कि खजाने वाली बात अभी ख़त्म नहीं हुई। खुशी मोहम्मद ने हमें आते हुए देख लिया था। उसने बाहर आकर सलाम किया और हमें एक नीम तारीख कमरे में ले गया जिसमें 2 खुर्री चरपाइयाँ रखी थीं। मैंने पूछा, ये अकरम यहाँ क्या करने आया था? पता नहीं जी, उल्टी सीधी बातें कर रहा था, इसने जवाब दिया। कह रहा था कि मैंने इसके दादा को सही कब्र में दफन नहीं किया। पहले कहते थे कि मुर्दा गायब कर दिया, अब कहते हैं कि कब्र सही नहीं। पता नहीं ये लोग मुझ गरीब के पीछे क्यों पड़ गए हैं। क्या तुमने सखावत अली को सही कब्र में दफन किया था? मैंने पूछा। उसने घबराकर मेरी तरफ देखा और फिर पूछा, क्या उन्होंने मेरे खिलाफ एक और रपट लिखा दी है? रपट की कोई बात नहीं है, ये बात मैं अपने तौर पर पूछ रहा हूँ। दफन तो उन्होंने खुद ही किया था, मैंने सिर्फ कब्र के बारे में बताया था। बुढ़े ने ज़िंदगी में ही अपनी कब्र तैयार करवा ली थी। मैंने सुना है कि वो कब्र में बैठकर वजीफ़ा किया करता था। वजीफ़ा दो जी, अल्लाह ही बेहतर जाने। मैंने उसके हाथ में कभी तस्बीह वगैरह नहीं देखी। हाँ, उसे 2 दफ़ा कब्र में ज़रूर उतरते देखा था। बड़ा अजीब आदमी था। हर महीने अपने लिए एक कब्र बनवा लेता था। हर दफ़ा यही कहता था, ये मेरा आखिरी महीना है, मुझे खबर मिल गई है, मैं मरने वाला हूँ। जनाब, कभी न कभी तो आदमी मर ही जाता है, और 90 साला बुढ़े का क्या भरोसा। उसकी बातों में सादगी थी। मैंने उससे सीधी बात करने का फैसला किया। खुशी मोहम्मद, वो हर महीने कब्र तब्दील क्यों कर लेता था? जनाब, इतना ज़्यादा अरसे कब्र खुली नहीं रखी जा सकती, बारिश में ख़राब हो जाती है। मैं खुद ही वो कब्र किसी और को दे देता था और उसके नाम दूसरी कब्र लगा देता था। क्या तुमने इससे पहले भी उसे किसी कब्र में उतरते देखा था? नहीं जी, पहले कभी नहीं देखा। उसने अब तक कुल कितनी कब्रें अपने नाम लगवाई थीं? तकरीबन 8-9 होंगी। क्या तुम उन सब कब्रों की निशानदही कर सकते हो? जी, कर सकता हूँ। निशानदही, मेरा मतलब है कि क्या तुम उन कब्रों के बारे में बता सकते हो? हाँ जी, बता सकता हूँ। सारी एक ही कतार में हैं। लम्हे भर के लिए मेरे जहन में ख्याल आया कि सखावत अली का ख़जाना इन कब्रों में से किसी एक कब्र में दफन होगा, बशर्ते कि वाकई कोई ख़जाना था। वैसे जैसा कि इमाम बख्श ने कहा था, सारी बात फ़कत टोर शोर की भी हो सकती थी।